उज़्मा बाजी ने हल्के सुर्ख रंग की बारीक सी साड़ी पहनी हुई थी। मैंने उनसे कहा, उज़्मा बाजी मुझे डर है कि आज आप कहीं अगवा ना हो जाए, तो वो मेरी तरफ देखकर बड़ी हैरानगी से बोले, वो क्यों भाई? तो मैंने उनके गाल पर चुटकी लेते हुए कहा, वो यूं बाजी जान कि आज आपका सरापे क़यामत ढा रहा है। मेरी बात सुनकर वो मुस्कुरा कर बोले, बकवास न करो। अगवा तो तुम दोनों को होना चाहिए कि आज माँ बेटी दोनों गजब की हुसैन लग रही हो। फिर उन्होंने अपनी कलाई पर बंधी घड़ी देखी और कहने लगे, बाजी से याद आया, जल्दी से निकलो कि अगर अब बाजी आ गईं तो इस दफ़ा वाकई हम दोनों की खैर नहीं होगी। उज़्मा बाजी ठीक कह रही थी। हम दोनों बहुत लेट थीं और अगर इस वक्त अम्मा आ जातीं तो। चुनांचे हम दोनों ने जल्दी जल्दी अपने भारी भरकम पर्स उठाए और तेजी से बाहर निकल गईं। अभी हम लोग दरवाजे से थोड़ा ही दूर गए थे कि आगे से हमें नासिर हमारी तरफ आता नजर आया। इसे देखकर उज़्मा बाजी बोले, लो बाजी का हरकारा भी आ गया। इतनी देर में नासिर हमारे पास पहुंच चुका था और पास पहुंचते ही इसने उज़्मा बाजी को मुखातिब करते हुए कहा, वो जी उज़्मा जी, मेरे दोस्त को आपके परफ्यूम की खुशबू बहुत अच्छी लगी है। अगर आप बुरा ना माने तो एक दो पफ वो भी लगाना चाहता है। उज़्मा बाजी ने कहा, नहीं, इसमें बुरा माने वाली कौन सी बात है? तो नासिर तरनित कहने लगा, तो मेहरबानी करके 1 मिनट के लिए अपना परफ्यूम मुझे देंगी? फिर जल्दी से बोला, वदा है, मैं अभी वापस कर दूंगा। तो उज़्मा बाजी कहने लगे, नासिर वो तो ठीक है, लेकिन वो परफ्यूम अंदर बैग में पड़ा है। तो नासिर ने मिन्नत भरे अंदाज में कहा, आपको तकलीफ तो होगी लेकिन प्लीज। उज़्मा बाजी ने कुन अखियों से मेरी तरफ देखा और फिर कुछ सोच कर बोले, ठीक है, आप मेरे साथ आओ। और फिर मुझसे कहने लगे, सुंदस अपला में पहुंचो, मैं नासिर को परफ्यूम देकर अभी आती हूँ। और मैंने दिल में सोचा, सॉरी बाजी, सुंदस इतनी भी पागल नहीं कि आपके लो सीन मिस कर दे। और बज़ाहिर लापरवाही से कहा, ठीक है बाजी, और आगे चल पड़ी। जैसे ही नासिर और उज़्मा बाजी कमरे में दाखिल हुए, मैं एकदम से वापस मुड़ी और कमरे के पास पहुंच गई। उन दोनों ने अंदर दाखिल होते वक्त कमरे को लॉक तो नहीं किया, हाँ, दरवाज़ा थोड़ा बंद ज़रूर कर दिया था। बरामदे में खड़े होकर मैंने उधर उधर देखा और फिर दरवाजे के साथ कान लगाकर अंदर की आवाज़ें सुनने लगी। मेरा ख्याल है कि कमरे में दाखिल होते ही नासिर ने उज़्मा बाजी को अपनी बाहों में ले लिया था। उज़्मा बाजी कह रही थी, प्लीज़ छोड़ दो मुझे, देखो दरवाज़ा खुला है, कोई भी अंदर आ सकता है। और मैंने डरते डरते थोड़ा आगे होकर देखा तो वो दोनों आपस में मगन थे। उज़्मा बाजी नासिर के गिले से लगी हुई अपने आप को छुड़ाने की वाजिबी सी कोशिश कर रही थीं और साथ साथ नासिर की मिन्नत भी कर रही थीं कि इसे छोड़ दे, कि कोई आ जाएगा। उज़्मा बाजी की मिन्नत समाजत सुनते हुए आखिरकार नासिर ने कुछ देर बाद उन्हें छोड़ दिया। फिर मैंने देखा कि उज़्मा बाजी अपने बैग की तरफ बढ़ी और उन्होंने अपने बैग में से परफ्यूम निकाला और नासिर के हाथों में पकड़ाने लगी। और उसके साथ ही मैं वहां से 9-2-11 हो गई, क्योंकि मुझे मालूम था कि इसके बाद दोनों ने तेजी के साथ बाहर आना है। मैं लान की तरफ आ रही थी कि मुझे दूर से अम्मा नजर आए। उन्हें देखते ही मैंने अपना मुंह दूसरी तरफ कर लिया, लेकिन अम्मा ने मुझे आते हुए देख लिया था और आवाज़ देकर कहने लगे, सुंदस उधर आओ। और मैं चारों नाचार अम्मा की तरफ बढ़ गई। मुझे देखते ही अम्मा बोले, इतनी देर क्यों लगा दी? तो मैंने हंसते हुए कहा, अम्मा भाई की शादी है, इसलिए ज़रा तैयारी में देर लग गई। तो अम्मा ने मेरा माथा चूम कर कहा, मेरी जान, तुम्हें तैयारी की क्या ज़रूरत है? फिर वो मुझसे सरगोशी में कहने लगे, वैसे तो तुम खुद भी बहुत समझदार हो, लेकिन आमिर के ससुराल में जाकर ज़्यादा शोखियाँ ना मारना और संजीदा ही रहना। तो मैंने अम्मा से कहा, वो क्यों जी? तो अम्मा कहने लगे, पगली, तुम्हें बताया तो है कि एक जगह तुम्हारे रिश्ते की बात चल रही है और मेरा अंदाज़ा है कि आज वो लोग चुपके चुपके तुम्हारी अच्छी तरह से जांच करेंगे। अम्मा की बात सुनकर मैं गुस्से से बोली, जांच करेंगे? मैं क्या भेड़ बिक्री हूं कि वो खरीदने से पहले मेरी अच्छी तरह से टटोलेंगे? तो अम्मा ने फिक्रमंदी से मेरी तरफ देखते हुए आहिस्ता से कहा, ऐसे नहीं कहते बेटी, ये मशरक है और यही सुंदस रेत है, रस्म है। तो मैंने भी थोड़े गुस्से से कहा, मैं ऐसी रस्मों को नहीं मानती जहां लड़कियों को भेड़ बकरियों की तरह जांचा जाए। मेरी बात सुनकर अम्मा ने इस दफ़ा थोड़ी सख्ती से कहा, ज़्यादा बिक बिक करने की ज़रूरत नहीं, तुमसे जो कहा जा रहा है वो करो। और फिर मेरी तरफ देखकर मज़ीद सख्त लहजे में बोले, बड़ी आई रस्मों ना मानने वाली, मैं देखती हूँ कि तुम कैसे नहीं मानती। और वहां से चली गई। हकीकत यह है कि अम्मा की बात सुनकर मैं खौफज़दा हो गई थी, क्योंकि मुझे मालूम था कि अम्मा जो कहती हैं कर गुजरती हैं, और वैसे भी इस सिलसिले में वो बड़ी सख्त वाक़ई हुई थी। अम्मा की बातें सुनकर मेरा मूड काफ़ी हद तक ख़राब हो गया था और मैं मुन बिसूरे एक तरफ जाकर बैठ गई थी। कुछ देर बाद अब्बा चलते हुए मेरे पास आए और मेरी पास वाली कुर्सी पर बैठते हुए बोले,
नस्बिन दुश्मना, आज हमारी बेटी का मौड कुछ खराब खराब सा लग रहा है। फिर कहने लगे, क्या बात है, क्यों ऐसे मुंह फुलाया हुआ है? तो मैंने अम्मा के साथ होने वाली सारी गुफ्तगू अब्बा को सुनाते हुए कहा, अब्बा अब आप खुद ही बताएं कि क्या मैं एक जीता जागता इंसान हूं या मैं कोई भीड़ बिक्री हूं जो वो लोग मुझे अच्छी तरह ठोंक बजा कर देखेंगे। तो अब्बा कहने लगे, बिल्कुल ऐसी कोई बात नहीं, मेरी बेटी तो शहजादी है और किसकी जुर्रत है कि वो मेरी बेटी की तरफ ऐसी नज़रों से देखे। अब्बा की बात सुनकर मैं खुश हो गई और जब अब्बा ने मेरे चेहरे पर खुशी के आसार देखे तो वो होले से कहने लगे, सुंदस मेरी एक बात मानोगी? तो मैंने अब्बा से कहा, बताएं अब्बा जी, मैंने आपकी बात नहीं मानी तो फिर किसकी बात मानी है? तो अब्बा कहने लगे, तो सुंदस प्लीज जैसे तुम्हारी माँ कहती है वैसा ही करना। और फिर एकदम से बोले, और ये मेरा अपनी बेटी के साथ वादा है कि अगर मेरी जान को वो लड़का पसंद ना आया तो हम हरगिज तुम्हारी बात आगे नहीं चलाएंगे। अब्बा की बात सुनकर मैंने कुछ कहने के लिए मुंह खोला ही था कि अब्बा जल्दी से कहने लगे, और मेरी बेटी को मालूम है ना कि अब्बा जो प्रॉमिस करते हैं वो निभाते हैं। और फिर मेरे साथ हाथ मिलाकर बोले, और मैं अपनी सबसे प्यारी बेटी के साथ वादा करता हूँ। अब्बा की बात सुनकर चारों नाचार मैंने भी उनके साथ हाथ मिलाया और फिर उसके बाद अब्बा कुछ देर और मेरे पास बैठे उधर उधर की बातें करते रहे। और जब उन्होंने देखा कि मेरा मूड बिल्कुल नॉर्मल हो गया है तो वो वकार अंकल का बहाना करके वहां से उठ गए। उनके जाने के बाद मैं भी वहां से उठी और फिर उधर उधर घूमने लगी। घूमते घूमते एक जगह मुझे अपनी कज़न्स नजर आए तो मैं उनके पास जाकर बैठ गई और हम आपस में हंसी मजाक करने लगे। इसी असना में वहां खूबसूरत वर्दियों में मलबूस एक फौजी बैंड आ गया और आते ही उन्होंने जो पहली धन बिजाई वो एक मशहूर जंगी तराना, अब वक्त शहादत है आया था। दूसरी दफा फिर वही तराना बजाया और जब बार बार यही तराना बजना शुरू हुआ तो अचानक मैंने देखा कि अम्मा बैंड मास्टर के पास पहुंच गई थी। उन्होंने बैंड मास्टर से खामोश होने को कहा और जब बैंड का शोर खत्म हुआ तो अम्मा ने उनकी तरफ देखते हुए कहा, क्या आपको बस एक ही धन बजाना आती है? तो अम्मा की बात सुनकर वो बैंड मास्टर कहने लगा, नहीं बाजी, हम तो हर किस्म की धन बजा लेते हैं लेकिन बड़े साहिब ने हमें यही धन बार बार बजाने का हुक्म दिया है। तो अम्मा ने बड़ी हैरानी से उनकी तरफ देखते हुए पूछा, किसने हुक्म दिया है? तो इससे पहले कि वो बैंड मास्टर कोई जवाब देता एक तरफ से माजिद अंकल नुमुदार हुए और कहने लगे, ये हुक्म माँ बदौलत ने दिया है। तो अम्मा ने अंकल की तरफ देखते हुए कहा, वो क्यों भला? तो माजिद अंकल शरारत से बोले, वो यूं आपा के मेरे नज़दीक शादी मर्द के लिए एक शहादतगाह है और आज आपका बेटा आमिर 2-3 गलियां आगे शहीद होने जा रहा है, इसलिए मैंने इसे तैयार करने के लिए बार बार ये धन बजवा रहा हूं कि अब वक्त शहादत है आया। माजिद अंकल की बात सुनकर मर्दों का एक भरपूर कहा पड़ा और अब्बा कहने लगे, माजिद यार बात तो तेरी ठीक है। तो माजिद अंकल ने फौरन अम्मा की तरफ देखते हुए कहा, देखा बाजी, दुखी लोग क्या कह रहे हैं? और अम्मा ने माजिद अंकल की तरफ देखते हुए बस इतना कहा, बदतमीज, और वहां से चली गई। माजिद अंकल के घर से अतिया बाजी के घर का रास्ता बमुश्किल 10-15 मिनट का होगा, लेकिन हमें अंकल के घर से निकलकर अतिया भाभी के घर तक पहुंचते पहुंचते कोई 1.25 घंटा लग गया था। फौजी बैंड्स की दिलकश धुनों पर आमिर भाई और नासिर के दोस्तों ने खूब डांस किया और बहुत ज्यादा व्हीलें वगैरह दे और उन्हीं व्हीलों की वजह से बैंड वाले 15 मिनट के सफर को 1.25 घंटे तक ले गए थे। उनकी वजह से हम लोग रुकते ज्यादा और चलते कम थे। फिर रुकते चलते आखिरकार हम लोग आमिर भाई के ससुराल पहुंच ही गए। वहां सुंदस के इस्तकबाल के लिए अतिया भाभी के काफी बड़े बुजुर्ग खड़े थे जिन्होंने हमें अपने रस्म व रिवाज के मुताबिक खुश आमदीद कहा और फिर लेडीज को एक अलग तंबू में और जेंट्स को अलग जगह पर बिठा दिया गया। 1 घंटा चलने से मैं बहुत थक गई थी, इसलिए मैं सीधी जाकर एक कुर्सी पर बैठ गई और सस्ताने लगी। इसी दौरान 2-3 खूबसूरत सी लड़कियां मेरे पास आईं और मुझसे हाथ मिलाकर मेरे साथ ही बैठ गईं और पहले तो उन्होंने मुझे अपने भाई की शादी की मुबारक दी और फिर मेरे कपड़ों और मेरे हसन की बहुत तारीफ की। इसके बाद वो मेरे साथ उधर उधर की बातें करने लगे और फिर उधर उधर की बातें करते करते उनमें से एक ने बड़ी बेतकल्लुफी से कहा, सुंदस जी, आपकी पढ़ाई के बाद क्या इरादे हैं? कोई जॉब वगैरह करोगी? इस खातून की बात सुनकर मैं अंदर ही अंदर चौंक गई। अच्छा, तो ये वही ख्वातीन हैं जिनके बारे में अम्मा ने मुझसे कहा है कि वो मेरी जांच करने आएंगी। पहले तो मेरा दिल किया कि मैं उनके हर सवाल का ऐसा कुर्राह जवाब दूं कि सबको छठी का दूध याद आ जाए। फिर मुझे अब्बा की बात और उनका वदा और अम्मा की कही हुई बात याद आ गई
और फिर मैंने कुछ सोचकर उन लेडीज़ के सब सवालों के ठीक ठीक जवाब देने शुरू कर दिए। पता नहीं क्या बात थी कि मेरे सारे सवालों के जवाब उन्हें बहुत पसंद आए। मसलन उनमें से एक खातून ने मुझसे कहा, क्या ख्याल है सुंदस? आपका क्या ख्याल है, शादी पसंद की होनी चाहिए या वालिदैन की मर्जी की? तो मैंने जवाब दिया, मेरे ख्याल में वालिदैन की पसंद को अपनी मर्जी बना लेना चाहिए। मेरा ये इंटरव्यू लगभग कोई 10-15 मिनट जारी रहा और उन ख्वातीन के साथ बातें करते करते अचानक मेरी निगाह ऊपर पड़ी तो मैंने देखा कि मेरे सामने वही लड़का खड़ा है जिसने अपना नाम गालिबन बाबर बताया था और कल परसों से मेरे पीछे पड़ा हुआ था। इस लड़के को यूं अपने सामने देखकर मैं खासी घबरा गई और वहां से उठकर जाने लगी। एक लड़की ने मेरा हाथ पकड़ लिया और बोली, क्या हुआ सुंदस जी, कुछ देर तो बैठो ना। लेकिन मैंने उनकी कोई बात ना सुनी और उनसे माजरत करती हुई वहां से उठकर दूसरी तरफ, जहां सुंदस के साथ आई हुई बाकी लेडीज बैठी थी, चली गई। वहां पहुंचते ही मैं अभी बैठी ही थी कि कहीं से उज़्मा बाजी नाजिल हो गईं और कहने लगे, हाँ जी, इंटरव्यू कैसा रहा आपका? तो मैंने एक फीकी सी मुस्कुराहट से जवाब दिया, पता नहीं। मैंने तो उनके सब सवालों के सच सच जवाब दे दिए। तो उज़्मा बाजी कहने लगे, बच्चा, सच्चाई में बड़ी ताकत होती है। मेरे ख्याल में तो तुम पास हो गई हो। फिर बोले, वैसे अगर तुम फेल भी हो गई तो तुम फिर भी पास हो। तो मैंने उज़्मा बाजी की तरफ हैरानी से देखा और उनसे कहने लगी, ये अब क्या कह रही हैं बाजी? तो वो पुरस्रार तौर पर मुस्कुराते हुए बोले, मैंने सब खबर लगा ली है। तो मैंने मजीद हैरान होकर उनसे पूछा, वो कैसे बाजी? तो बाजी ने कहना शुरू कर दिया कि यह किस्सा तब शुरू हुआ जब तुम लोग अतिया भाभी का रिश्ता लेने उनके घर बहावलपुर आए थे। तो उन ख्वातीन के भाई ने न सिर्फ आपको देखा बल्कि अपने लिए पसंद भी कर लिया। फिर सुना है कि इसने खुफिया तौर पर तुम्हारे बारे में इंक्वायरी भी करवाई थी। फिर मेरी तरफ देखकर कहने लगे, इंक्वायरी का मतलब समझती हो ना? फिर खुद ही कहने लगे, मतलब खुफिया छानबीन। और जब तुम इस खुफिया इंक्वायरी में क्लियर हो गई, मेरा मतलब है कि तुम्हारा किसी के साथ कोई चक्कर वगैरह सामने ना आया। इस लड़के ने अपने घर वालों को तुम्हारे बारे में बताया और शायद तुम्हें ना पता हो, तुम्हारा होने वाला मंगेतर 4 बहनों का इकलौता भाई है और अच्छी खासी जायदाद का मालिक है, लेकिन इसे जॉब करने का शौक है। और आमिर की तरह वो भी एक मल्टीनेशनल कंपनी में एक अच्छे ओहदे पर काम करता है। फिर मुझसे हाथ मिलाते हुए कहने लगे, तुम्हारे लिए एक और खबर है, और वो ये कि तुम्हारा होने वाला मेरी ही कंपनी में काम करता है। हम एक दूसरे को बस जानते तो हैं, लेकिन इस कदर नहीं, क्योंकि इसकी पोस्टिंग एक और सेक्शन में है और मेरी पोस्टिंग कहीं और है। उज़्मा बाजी की बात सुनकर मैंने उनसे कहा, तो बाजी, मेरे बारे में सारी इन्फॉर्मेशन आप ही ने तो नहीं फराहम की थी? तो मेरी बात सुनकर बाजी हंस पड़ी और कहने लगे, अरे नहीं। फिर कहने लगे, वैसे अगर मुझसे पूछा जाता तो मेरी भी तुम्हारे बारे में रिपोर्ट यही होती। तो मैंने उनसे कहा, अच्छा ये बताएं कि आप? तो वो मेरी बात काट कर कहने लगे, अरे नहीं, कोलीग होने के नाते हम एक दूसरे को पहले से जानते तो थे, लेकिन मैं तुम लोगों की पड़ोसी हूँ, इस बात का इसे कतना इल्म ना था। फिर कहने लगे, वो तो जब हम यहाँ पहुँचे तो मैं इसे और उसने मुझे पहचान लिया और फिर ये सारी इन्फॉर्मेशन मैंने इससे ही ली थी और मैंने ये इन्फॉर्मेशन कल ही तुम्हारी अम्मा को दे दी थी। तो मैंने उनसे गल्ला करते हुए कहा कि अम्मा को तो आपने सब कुछ बता दिया, लेकिन जिसकी जिंदगी का सवाल था इसको खबर तक नहीं लगने दी। तो मेरी बात सुनकर उज़्मा बाजी एकदम सीरियस हो गईं और कहने लगे, देखो चंदा, तुम अभी बहुत छोटी और जज्बाती सी लड़की हो, इसलिए तुम अपने बुरे भले में तमीज़ नहीं कर सकती। इसलिए जितनी इन्फॉर्मेशन की तुम्हें ज़रूरत थी इसके बारे में मैंने तुम्हें बता दिया है, जबकि इसके अलावा बाकी की सारी बातें मैंने कल ही तुम्हारी अम्मा से डिस्कस कर ली थीं। उज़्मा बाजी की बातें सुनकर मैं तो हैरान परेशान रह गई और उनसे कहने लगी, तो आज जो मेरा इंटरव्यू हुआ इसकी क्या वजह थी? तो वो कहने लगे, नवाज़ की एक बड़ी बहन है जिससे नवाज़ बहुत प्यार करता है। बस उसकी इस बहन और उसकी बेटियों ने तुमसे मिलना था और वो चाहती थीं कि उनका तुमसे कोई तारुफ ना हो, बल्कि वो अजनबी बनकर तुमसे बातचीत करना चाहती थी। और इसीलिए जैसे ही तुम वहां बैठे मैंने नवाज़ को इशारा किया और वो अपनी बहन और उसकी बेटियों को तुम्हारे पास भेज दिया। तो मैंने कहा, बाजी ये तो बताएं कि बाकी बहनों की मेरे बारे में क्या राय है? तो वो कहने लगे, बाकी 3 में से एक से तो तुम कल मिल चुकी थी, बाकी रह गईं 2, तो वो दोनों तुम्हारे मामले में नवाज़ की पक्की हामी हैं। फिर मुझसे कहने लगे, सुंदस, नवाज़ की बहनों की बड़ी ख्वाहिश थी कि वो अपने भाई के लिए कोई चंदा आफ्ताब, चंदा महताब किस्म की दुल्हन लाएं कि जिसमें हर किस्म की खूबी पाई जाए, और इत्तेफाक से उन खूबियों वाली लड़की वो तो ना ढूंढ सके, जबकि नवाज़ ने तुम्हें ढूंढ निकाला।
उज़्मा बाजी के मुंह से ये सारी स्टोरी सुनकर मेरे दिल में बाबर के लिए नर्म गोशा पैदा हो गया और मैं इसके बारे में सोचने लगी कि कैसे वो कल से मेरे तरले मुनताहे कर रहा था। फिर अचानक मेरे ज़हन में एक ख्याल आया और मैंने उज़्मा बाजी से पूछा, बाजी मेरे बारे में तो इसने और उसकी बहनों ने सारी छानबीन कर ली, लेकिन ये तो बताएं कि आपका कोलीग कैसा है। तो मेरी बात समझकर उज़्मा बाजी कहने लगे, ये बातें तुमसे पहले मैं तुम्हारी अम्मा को बता चुकी हूँ और तुम्हें भी बताती हूँ कि लड़का बहुत शरीफ और लायक है और हरचंद के इसका ताल्लुक एक जमींदार घराने से है, लेकिन इसमें जमींदारों वाली कोई बुराई नहीं है। मेरा मतलब है किसी लड़की से कोई चक्कर कम अज़ कम मैंने नहीं सुना और न ही उसके करैक्टर के बारे में किसी से कभी कोई बात सुनी है। फिर मेरी तरफ देखकर कहने लगे, एक मज़े की बात बताऊं। कंपनी की काफ़ी लड़कियों ने इस पर ट्राई मारी, लेकिन इसने किसी को भी घास नहीं डाली। इसीलिए तंग आकर उन्होंने इसका नाम दोशीज़ा रख दिया है। तो मैंने हैरानी से उनसे पूछा, बाजी ये दोशीज़ा का क्या मतलब होता है? तो वो हंस कर कहने लगे, इसका मतलब होता है कनवारी, ऐसी लड़की जिसका अभी तक कुंवारपन सलामत हो, यानी जिसे किसी मर्द ने हाथ ना लगाया हो। तो मैंने कहा, लेकिन बाजी नवाज तो मर्द है, फिर लड़कियां इसे दोशीज़ा क्यों कहती हैं? तो मेरी बात सुनकर बाजी एक बार फिर हंस पड़ी और कहने लगे, कभी गौर से अपने होने वाले मंगेतर को देखना। इसकी बॉडी और उसके हसन में निस्वानियत भरी हुई है, यानी कि तुम्हारे मंगेतर में मर्दाना पिन बिल्कुल नहीं है, बल्कि इसकी खूबसूरती निस्वानियत से भरी हुई है। फिर उज़्मा बाजी ने सामने देखा और मुझसे कहने लगे, सुन 10 मिनट में आई। और मैंने भी सामने की तरफ देखा तो वो नवाज की तरफ बढ़ रही थी। वो काफ़ी देर तक नवाज से बातचीत करती रहे और उन बातों के दौरान अपने सर को हाँ के अंदाज में हिलाती रही। फिर वहां से वापस आकर मेरे पास बैठ गईं और होले से बोले, सुंदस मुबारक हो, नवाज की इस बहन को भी तुम पसंद आ गई हो। फिर कहने लगे, सुंदस एक दरख्वास्त है, वो नवाज तुमसे मिलना चाहता है, अगर तुम थोड़ा सा टाइम इसे दे दो तो। उनकी बात सुनकर मैंने अपना सर झुका लिया और मेरा चेहरा शर्म से सुर्ख हो गया और मेरा दिल धक धक करने लगा। तब मैंने नीचे देखते हुए बाजी से कहा, सॉरी बाजी, शादी से पहले मैं आपके कोलीग से नहीं मिल सकती। और सर उठाकर जैसे ही ऊपर देखा तो वहां उज़्मा बाजी की बजाय नवाज बैठा था। मुझे देखकर कहने लगा, कोई बात नहीं, अगर आप मुझसे नहीं मिल सकती तो क्या हुआ, मैं तो आपसे मिल सकता हूं ना। और मुस्कुराने लगा। इसे इम अपने पास बैठे देखकर मैं एकदम से घबरा गई और जैसे ही मैं वहां से उठने लगी, इसने गैर महसूस तरीके से मेरा हाथ पकड़ लिया और कहने लगा, आप मुझसे इतना डरती क्यों है? मैं कोई जिन तो नहीं हूं ना जो आपको खा जाएगा। प्लीज मेरी बात तो सुन लेना। हालांकि मैं काफ़ी एडवेंचर पसंद लड़की हूं, लेकिन पता नहीं क्या बात थी कि अपने होने वाले मंगेतर को सामने देखकर मेरे होश उड़े हुए थे और मैं बाकायदा थर थर कांप रही थी। और मैं खुद भी अपनी इस हालत पर हैरान थी, क्योंकि मैंने कई दफ़ा भीड़ में अदनान का हाथ पकड़ा था और ज़रा भी ना घबराई थी, लेकिन यहाँ इस दोशीज़ा के सामने मेरी बोलती बंद हो गई थी। फिर मेरी हालत को देखकर आखिर इसे मुझ पर तरस आ गया और वो कहने लगा कि सुंदस जी, इस वक्त तो मैं आपको छोड़ रहा हूँ, लेकिन आपकी और मेरी एक मीटिंग बहुत ज़रूरी है।